आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पाले। सुबह के 10 बज रहे हैं और वक्त है दमदार 10 का। आज भारत समेत पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म हो गया है और दोनों देश के राष्ट्रपति ने ऑफिशियली अब डील पर साइन कर दिया है और इसी के साथ ही दुनिया भर में जारी तेल बंदी अब हट चुकी है। बड़ी खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर औपचारिक दस्तखत हो गए हैं, जिसका इंतजार किया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक के दौरान पेरिस के वार्साई पैलेस में इस दस्तावेज पर साइन किए और इसके बाद ही ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने भी ईरान से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से समझौते पर यानी कि डिजिटली साइन कर दिए, दस्तखत कर दिए। और अब आज सुबह 5 बजे से ईरान और अमेरिका के बीच ये अंतरिम समझौता लागू हो चुका है। समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना कोई टोल टैक्स दिए ही सभी देशों के जहाज आवाजाही कर सकते हैं। अमेरिका समंदर से नाकेबंदी हटाएगा और ईरान हॉर्मुज में उन माइंस को क्लियर करेगा जो उसने युद्ध के दौरान बिछाई थी। अब इस डील में यह भी साफ साफ लिखा है कि सभी मोर्चों पर जंग खत्म होगी। अमेरिका और उसके सहयोगी लेबनान के मोर्चे पर भी जंग खत्म करेंगे। और सबसे बड़ी डील जो ईरान के पक्ष में जाती दिख रही है वो है $300 बिलियन का फंड। अमेरिका, उसके सहयोगी और मतलब खाड़ी देश के जो तमाम देश हैं, मित्र देश जो इस युद्ध में शामिल थे, एक तरह से कह सकते हैं परोक्ष रूप से, वो भी इसकी भरपाई करेंगे, जिसमें ईरान में दोबारा निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जा सके। You signed the deal? You signed? You signed the deal? You signed? अब इस डील के बाद पूरी दुनिया में राहत की सांस ली गई है और उसकी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुल जाना। डील के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत में भी तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल दुनिया का लगभग 20 से 30% तेल इसी इलाके से गुजरता था। करीब 20 मिलियन बैरल तेल हर रोज इसी रास्ते से आवाजाही के लिए मतलब गुजरता था। तेल के साथ साथ यहाँ से LNG, LPG तमाम सप्लाई होती थी। अब हॉर्मुज से गुजरने वाला 84% तेल चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया जाता था, एशिया के बड़े देशों में। चीन अपना 90% ईरानी तेल इसी रास्ते से मंगाता था। अब ईरान का अपना तेल निर्यात भी इसी रास्ते पर निर्भर करता है। इस डील का डन होना भारत के लिए बहुत बड़ी राहत है। भारत का कुल कच्चे तेल की जरूरत का करीब 50% रूट आयात इसी से होता था, यानी कि हमारी जो LNG आती है वो भी यहीं से आती है। 54% हिस्सा इसी रास्ते से आता है। अब भारत के कुल विदेशी व्यापार का करीब 16% हॉर्मुज पर निर्भर करता था, क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों के साथ जो हमारे कारोबार हैं। अब इस डील के बाद अगले 30 दिन के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहले की तरह जहाजों की आवाजाही होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। An agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. If we didn't do this deal, we could have dropped more bombs for another 3 weeks, 2 weeks, 4 weeks, 2 years. Never have the Hormuz Strait open. You would never have success. तो हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान मौजूद हैं इस वक्त। प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सज्जन कुमार जी भी हमारे साथ हैं, आप रोजाना इनसे मिलते ही हैं। सर, हम शुरुआत करते हैं 14 पॉइंट्स की, क्योंकि 14 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। तो पहला पॉइंट ही अपने आप में बहुत सवाल खड़े कर देता है। अब इसमें कहा तो ये जा रहा है कि द फाइनल डील विल कंफर्म द परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पैराग्राफ। अब लेबनान को जब आपने पहले ही जोड़ दिया है और पहले ही शर्त में रखा है कि लेबनान में भी ये लड़ाई रुक जानी चाहिए, तो फिर ये समझौता होगा कैसे? वहां तो युद्ध जारी है, इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए वालिद जी, मुझे लगता है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस प्रकार के समझौतों की बात करते हैं तो उसको कई दफ़े हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि भी 2 व्यक्तियों के बीच या 2 परिवारों के बीच कोई समझौता हो रहा है और वो समझौता जो है या तो होगा या तो नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बड़ी कहावत है कि पीस में होता है, अर्थात शांति खंडों में होती है। एक पीस का मतलब शांति और एक पीस का मतलब होता है टुकड़ा। तो थोड़े थोड़े टुकड़े मॉड्यूल्स में जाकर ये एक बड़ा मॉड्यूल बन पाता है।
लेकिन जो आज आपने अभी बात शुरुआत की, उस पर आपने दो बातें कही कि चैन की सांस ली विश्व ने, और उससे पहले आपने कहा ये वर्साई में जो पैलेस है वहाँ पर ट्रंप ने इसको हस्ताक्षर किए। आप अगर याद करेंगे तो आप पीछे अगर जाएं तो आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद संधि वर्साई की पैलेस में ही हुई, वर्साई की संधि। उसके बाद अगर आप देखें तो चैन की सांस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अमेरिका ने हेगेमोनिक स्टेबिलिटी का, या जिसको आप आधिपत्यवादी राजनीति का आधार कहते हैं, वो लाने की कोशिश की, जिसमें अमेरिका का आधिपत्य होगा, अमेरिका का आधिपत्य होगा, जिसमें वो एक वैश्विक उदारवादी व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीछे से वो यथार्थवादी फोर्स को भी लाना चाहता था। शायद अमेरिकी राजनीति में या अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसमें निरंतरता है, और वो निरंतरता मैं इसलिए कह रहा हूं कि ट्रंप भी चाहे कितने भी अनप्रेडिक्टेबल रहे, उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बावजूद भी वो चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका विश्व प्रहरी के रूप में भी रहे, और साथ साथ जो आर्थिक उदारवादी जो व्यवस्था है उसका भी वो सबसे बड़ा राज्य बना रहे, या उसका भी सबसे बड़ा प्रणेता बना रहे। कैपिटलिज्म, इन दोनों, हाँ, जिसको आप लिबरल इंटरनेशनलिज्म भी कहते हैं और रियलिज्म भी कहते हैं, इन दोनों को जोड़कर अमेरिकी विदेश नीति चलाई जाती है। और ट्रंप के अनप्रेडिक्टेबल होने के बावजूद एक बात जो ट्रंप के लिए बिल्कुल कही जा सकती है कि वो कट्टरवाद और इस्लामिक कट्टरवाद जो खास करके है उसके खिलाफ वो स्पष्टता खड़े रहे हैं। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि अमेरिका की जीत हो गई, या ये भी मैं नहीं कह रहा कि ट्रंप की विदेश नीति बहुत सफल रही है। उसका विश्लेषण बाद में किया जा सकता है। सर, विश्लेषण तो हम अगले 60 दिन तक करते ही रहेंगे, क्योंकि 60 दिन का तो वक्त इसी में मांगा गया है कि ये तमाम जो शर्तें हैं उसको आगे किस तरह से लागू किया जाएगा। सज्जन जी, मैं आगे बढ़ूं, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? छोटा सा कमेंट लेबनान वाले पे। देखिए, बहुत लोग इसमें निश्चित तौर पे जो चंद्रचूड़ जी बात कर रहे हैं कि दुनिया ने राहत की सांस ली है, इकोनॉमिक कॉस्ट उसको हम सबको झेलना पड़ रहा था, लेकिन बहुत लोग इसको मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग भी कह रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग के कारण ये है कि जो उसमें डिटेल्स हैं उसको ईरान अलग ढंग से पढ़ रहा है, अमेरिका अलग ढंग से पढ़ रहा है। इजराइल को आप ये कहें कि जो वॉर का स्टेटेड एम था उसको वो छोड़ के लेबनान से अगर हिजबुल्लाह को वो नहीं वीक करेगा, आप कह रहे हैं कि सीरिया को हम हैंड ओवर करेंगे। ये आपने ऐसे मसौदे उसमें रखे हैं जिसका इजराइल पे असर होगा, लेकिन इजराइल के पास अभी डील की पूरी डिटेल ही नहीं है, तो वैसे में उसे अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। वैसी स्थिति में ये अभी डील नहीं कहना चाहिए, अभी 60 दिन का सीज फायर है कि आगे नेगोशिएशन किन शर्तों पे हो उस पे रजामंदी हुई है। ठीक, इंटरप्रिटेशन में जब तक एक समता नहीं आती है, एक रास्ता नहीं आती है, तब तक अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, लेकिन हाँ, तात्कालिक तौर पे एक राहत की बात। चलिए, हमने एक नंबर पे सबसे पहले बात कर ली है, इसके बाद मुझे लगता है 2 और 3 को अगर हम छोड़ दें, चौथे को भी चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथा इसमें है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कि यहां से जो नेवल ब्लॉकेट्स है वो हटा दिए जाएंगे। अब नेवल ब्लॉकेट्स को हटाने के साथ साथ जो उसके फिर 5वें नंबर पर आ जाते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेफ पैसेज देने की जिम्मेदारी अब IRGC यानी ईरान पर है, लेकिन इसमें अब एक सल्तनत ऑफ ओमान और साथ ही साथ जो बाकी और ईरान है ये मिलकर तय करेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में किस तरह की व्यवस्था होगी। आप कहिए कि जो हॉर्मुज की बात है, डील ये कहता है कि अगले 60 दिन तक जो है उस पे सेफ पैसेज रहेगा, कोई टोल टैक्स नहीं रहेगा, 60 दिन के बाद वो फ्री रहेगा। इसको लेके यूएस और ईरान का अलग अलग इंटरप्रिटेशन आ रहा है। नहीं, इसमें जो भी आप उसको जिस भी शब्दों में बयान कर लें, मुझे लगता है कि अगर ये डील 60 दिनों के बाद जब स्थायी रूप से इस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, अगर जिस प्रकार से प्रारूप है यही प्रारूप रहा, तो ये बिल्कुल तय है कि जो हॉर्मुज है, हॉर्मुज पे जो एक अव्यक्त रूप से कहें तो जो अव्यक्त रूप से ईरान का एक वर्चस्व था, उसको अब औपचारिक रूप से इसमें मान लिया गया, स्टैंपिंग हो गई। क्योंकि इस स्टैंपिंग से चाहे उसको टोल ना भी कहें, पर कहीं ना कहीं इस MOU में सर्विस टैक्स के रूप में इसको देख लें, सर्विस चार्ज के रूप में इसको आप देख लें, तो वो सर्विस चार्ज शायद ईरान लगाएगा, और उस पर अगर सहमति हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा उस व्यापार पर टेरिटोरियल राइट्स अगर ईरान अपनी स्थापित कर देता है, तो मुझे लगता है कि तो ये सर कल तो फिर बाबल मंदेब में भी कोई खड़ा हो जाएगा, वो भी मांगेंगे। हाँ? उसके बाद स्टेट ऑफ मलाका में मानेंगे, तो भारत भी मांगे स्टेट ऑफ मलाका से कि हम यहां से जाने नहीं देंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसलिए इतना आसान नहीं है।
देखिए क्या होता है जब आप नेगोशिएशन में जाते हैं तो नेगोशिएशन में आप आदर्श रूप में अपनी अपनी तरफ से जो बातें होती हैं कहते हैं, बट यू आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड कि अगर ये नहीं हुआ तो हम थोड़ा सा डाइल्यूशन भी करेंगे। चलिए, डाइल्यूजन की बात आती है तो हम एक बार फिर से आते हैं, डाइल्यूजन पे बात करेंगे। लेकिन ईरान और ट्रंप के बीच डील हो गई है और इस डील को साइन करने के साथ ही ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता अंतिम नहीं है, अगले 60 दिन बातचीत होगी। ईरान अगर समझौते का पालन नहीं करेगा तो अमेरिका फिर उस पर बमबारी कर सकता है। And history has ever been tougher on Iran than I have, and they know that. And by the way, if they don't honor the agreement, or some things aren't even mentioned in the agreement, it's a memorandum of understanding, but we have an understanding of certain things without writing it. And if they don't honor that, we'll probably go back to bombing them until they honor it. You know, it's amazing what bombs can do. तो उन्होंने कहा कि अमेजिंग थिंग्स बॉम्ब्स कैन डू, जो उन्होंने दिखाया था 28 फरवरी को करके। तो इस पर सज्जन जी, अब इनका जो बयान आता है तो सीधी सी बातें, एक हाथ में लाठी है और दूसरे हाथ में उन्होंने क्या रखा है कि फूल लेकर रखा हुआ है। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है आपका स्टेटेड। जब 28 फरवरी को आपने अटैक किया तो आपका स्टेटेड एम क्या था? पहला था रिजीम चेंज और दूसरा था कंप्लीट एनाहिलेशन ऑफ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, पोटेंशियल जो है। दोनों में कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या है? हॉर्मुज जो पहले खुला हुआ था, अब उस पे ईरान जो है अपना जिस भी तरीके से उस पे कुछ चार्ज लगाए उसको लेजिटिमेसी मिल रही है। दूसरा क्या है कि आप लेबनान में हिजबुल्लाह को, इजराइल को कंप्लीटली साइडलाइन करके एक तरीके से आप लेजिटिमेसी दे रहे हैं। मतलब ईरान के प्रॉक्सी को आप खाड़ी देशों के आसपास में ये दे रहे हैं, लेजिटिमेसी दे रहे हैं। तो स्टेटेड एम जो था, तो इस तरीके इसीलिए शायद चंद्रचूड़ जी बेहतर बताएंगे कि ओबामा का जो डील था जिसमें इसे डीन्यूक्लियराइज कर, उससे किस तौर पे ये बेहतर है, मुझे ये नहीं समझ। सज्जन जी, आपने अच्छी बात बोली है, मैंने वो रखा है। दोनों का एक तुलनात्मक हम बात करेंगे कि दोनों डील में क्या समानता रही या क्या असमानता रही। लेकिन उससे पहले लेबनान का जो जिक्र हुआ है तो बात कर लेते हैं। लेबनान को लेकर ईरान ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि इजराइल को लेबनान पर हमला करने से रोका जाए। इजराइल से समझौते का पालन कराना अब अमेरिका की जिम्मेदारी है। अगर लेबनान पर हमला जारी रहा तो यह डील का उल्लंघन होगा। तो ये ईरान की ओर से साफ कर दिया गया है। मैं आपके पास लौटता हूं चंद्रचूड़ जी। ये देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं सज्जन जी। अब सवाल इसमें यहाँ फंसेगा कहाँ मामला। आप एक तरफ ये डील की बात की जा रही है, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जब 60 दिन के बाद बातचीत होगी तो उसमें यूएन जो है वो अग्रणी भूमिका। सर, उसमें जाए, लेकिन मुझे सर इस पे बताइए कि आप क्योंकि नजर रखते हैं, क्या इजराइल तैयार होगा जो इस शर्त रखी गई है? इस शर्त पर इजराइल का तैयार होना, मुझे लगता है कि इजराइल के लिए फिर इस डील में सबसे बुरी स्थिति इजराइल की ही होगी। क्योंकि इजराइल हमेशा, देखिए, ये जो अमेरिका चाहता था, जो सज्जन जी ने कहा कि जो इजराइल चाहता था और जो अमेरिका चाहता था, जब युद्ध शुरू हुआ तो वो दोनों एक ही चीज चाहते थे। लेकिन युद्ध अगर अब समाप्त हो रहा है तो समाप्ति के होते होते वो दोनों चीज जो चाहते थे वो दोनों में से किसी का पूरा नहीं हुआ। शायद ईरान जो नहीं चाहता था वो शायद पूरा होता चला जा रहा है। नहीं, इसमें तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण चीज, न्यूक्लियर डील पे हम वापस आते हैं, क्योंकि ये पॉइंट नंबर आपको बताता हूं बहुत अहम है। इस टोटल इसमें देखा जाए तो ये पॉइंट नंबर 8 है। ये जो पूरी डील हो रही है, जो 14 पॉइंट्स में 8 नंबर पर है, क्योंकि मेरे पास पूरी लिस्ट रखी हुई है। अब 8 नंबर में एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें कही गई है। द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान reaffirms that it shall not procure or develop nuclear weapons. रिफर्म किया है। अच्छा, उसमें सर मैं आता हूं, एक और पॉइंट उन्होंने बोला है कि रिपब्लिक ऑफ ईरान हैव अग्रीड टू रिजॉल्व द डिस्पोजिशन ऑफ स्टॉकपाइल एनरिच्ड मटेरियल। तो एनरिच यूरेनियम डिस्पोजिशन होगा, कैसे होगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा? तो क्योंकि यही तो अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है न्यूक्लियर डील। सज्जन जी, नहीं, इसमें देखिए, ईरान जो है वो एनपीटी का सिग्नेटरी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का। ओबामा डील के समय से या पहले से भी आईएईए जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है उसके इंस्पेक्शन की बात हो रही थी कि ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी हो। इसमें बात यही कि एनरिच्ड यूरेनियम जो है, जो 60% से ज्यादा है, उसको किसी थर्ड प्लेस में आप रख दे, जैसे कजाकिस्तान की बात बीच में आई थी। तो इसमें नया क्या है? ईरान आपका एनपीटी का सिग्नेटरी है। वो औपचारिक तौर पे हमेशा कहता है कि ठीक है, आप इंस्पेक्शन करवा लें। उसके बदले में अभी तक उस पे सैंक्शन था, अब यहां पे हो रहा है 300 बिलियन का आप सैंक्शन भी परफॉर्मेंस बेस्ड, मतलब खत्म करेंगे, लेकिन आप उसको रेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबब इसको अगर इस तरह से जो उन्होंने कहा कि जो चूंकि ओबामा ने जो किया था जेसीपीए, उससे थोड़ा सा ये डाइल्यूटेड वर्जन इसलिए है क्योंकि मुझे नहीं लगा कि इसमें कोई निगरानी या पर्यवेक्षण। सर, इसमें एक ही शब्द है, मुझे लगता है, जो वेग है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो डील की है वो वेग है, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। जो ओबामा के साथ हुई थी उसमें चीजें बहुत ज्यादा क्लियर थी।
यही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि समझ में नहीं आ रहा, जैसे कहा ना आपने, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा लग रही है। वो इसलिए भी है कि अमेरिका बहुत जल्दबाजी में है, क्योंकि अमेरिकी आर्थिक व्यवस्था, मतलब आर्थिक व्यवस्था खराब हो रही थी। फ्रांस में जब ये डील साइन हो रही थी तो प्रधानमंत्री मोदी भी वहां मौजूद थे। आप सोचिए कि जिस वक्त दुनिया की नजर फ्रांस पे थी, प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ 1-to-1 मीटिंग कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के सामने भारतीय नाविकों का मुद्दा मजबूती के साथ उठाया और इस बात का जिक्र भी किया बातचीत में। मोदी ने कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा अहम है और पीस डील में यह भी शामिल हो। उधर मोदी से मिलकर ट्रंप भी पूरी तरह से गदगद नजर आए। ट्रंप ने जमकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, उन्हें टफ नेगोशिएटर बताया। ट्रंप ने यह भी कहा कि जब तक प्रेसिडेंट हूं, व्हाइट हाउस में मोदी का हमेशा अच्छा दोस्त मौजूद रहेगा। अगर भारत या मोदी पर हमला होता है और मोदी लीडर होंगे तो हम उनकी मदद करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात आपने आर्थिक व्यवस्था की बात की है तो मुझे एक लाइन और जोड़ दूं, आप याद करिए, चूंकि अभी ट्रंप ने ये कहा कि हम बॉम्ब करते हैं और बॉम्बिंग कर सकते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद रखिए कि जब अमेरिका ने खास करके एशियाई परिदृश्य में बमबारी की, वियतनाम में बॉम्बिंग की गई, तो वियतनाम में अमेरिका को वहां से पीछे हटना पड़ा। बॉम्बिंग कैन नेवर बी अ रियलिटी। और यही बात तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते आए हैं कि चीजों को बातचीत के जरिए सुलझाइए। कोई बॉम्बिंग करना, वॉर करना कोई एक रास्ता नहीं है, क्योंकि फ्रांस में जब ये डील साइन हो रही थी तो प्रधानमंत्री मोदी भी वहां मौजूद थे। आप सोचिए कि जिस वक्त दुनिया की नजर फ्रांस पे थी, प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ 1-to-1 मीटिंग कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के सामने भारतीय नाविकों का मुद्दा मजबूती के साथ उठाया और इस बात का जिक्र भी किया बातचीत में। मोदी ने कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा अहम है और पीस डील में यह भी शामिल हो। उधर मोदी से मिलकर ट्रंप भी पूरी तरह से गदगद नजर आए। ट्रंप ने जमकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, उन्हें टफ नेगोशिएटर बताया। ट्रंप ने यह भी कहा कि जब तक प्रेसिडेंट हूं, व्हाइट हाउस में मोदी का हमेशा अच्छा दोस्त मौजूद रहेगा। अगर भारत या मोदी पर हमला होता है और मोदी लीडर होंगे तो हम उनकी मदद करेंगे। ट्रंप ने मोदी की शान में कैसे कसीदे पड़े वो भी आपको मैं सुनाऊं, लेकिन उससे पहले सुनिए मोदी ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर भारतीय सेलर्स जो नाविक थे उनको लेकर अपना क्या बयान रखा। आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे। उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। चलिए, इसमें लाउड एंड क्लियर है प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपनी ये बात रखी है, क्योंकि हर एक भारतीय का कंसर्न था जिसको लेकर लगातार इस पर बात भी हो रही थी। सज्जन जी, क्योंकि हम डील पे प्रधानमंत्री की क्या बात हुई होगी उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था कि भारत के जो तमाम नाविक हैं जो लगातार इस इलाके से गुजरते हैं उनके ऊपर खतरा बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना पीस डील में कि इसको भी शामिल किया जाए सी फेयरर्स की सुरक्षा को लेकर, क्या ये एक बहुत आप मानते हैं कि अहम पॉइंट था जो अब शायद इसमें इंक्लूड कर लिया जाए? नहीं, भारत को बिल्कुल कहना चाहिए था। उसकी पृष्ठभूमि आप देखिए कि पहले आपने जब हमला हुआ तो आपने 4 डे अफेयर्स जो चूँकि उस समय ये यहाँ के नहीं थे गौर साहब, तो उनको बुला के कहा, आपत्ति दर्ज कराई। उसके बाद हमारे विदेश मंत्री जयशंकर का मार्को रूबियो से बातचीत हुई। उसके बाद अगले दिन जो बयान आता है वो बिल्कुल रिबफिंग वाला था कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे लेवल पे भारत इसको एस्केलेट कर रहा है कि प्रधानमंत्री के स्तर पे सीधा राष्ट्रपति को ये बताया जा रहा है। और डिप्लोमेसी में देखिए टोन मैटर नहीं करता है, ये बात लाई गई है, ये दिखाता है कि भारत इस मामले में गंभीर है।
और वर्ल्ड मीडिया के सामने रखी बात। निश्चित तौर पे तो ये दिखा रहा है कि भाई आप दुनिया के चौधरी बने बैठे हैं, कोई एक तरीका होता है, आपने ब्लॉकेट किया है, सब कुछ किया हुआ है, उसके बाद हमला कर रहे हो और अगले दिन कह रहे हैं कि हम नहीं सहेंगे। कोई भी इस तरह का सैंक्शन अगर कानूनी तौर पे यूनाइटेड नेशन कर सकता है, कोई एक देश नहीं कर सकता है। तो पहली बात तो ये है। तो ये दिखाता है कि ये गंभीर मामला है, ये विदेश मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के स्तर पर कही गई है, ये आपत्ति दर्ज कराने वाली बात ही है, इसको आप डिप्लोमेटिक तरीके में कहें। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री के तारीफ में कसीदे तो गर रहे हैं, लेकिन दूसरे और उसके साथ साथ और क्या हो रहा है आप देखिए। जो यूएस का, और हम लोग पहले बात भी कर रहे थे, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर जो है एक्सिट है, वो जो पैसिफिक इंडो पैसिफिक कमांड पैसिफिक कमांड कर दिया उसका गया नाम वापस। पैसिफिक कमांड, और कुछ देर के लिए गलती हुई, त्रुटि सुधार ली गई, आपने पीओके को गलत नक्शे में दिखा दिया। तो ये भी दिखा रहा है कि भारत को अभी यूएस को लेकर काफी कॉशियस रहना पड़ेगा। अभी तक क्वाड को लेके, चीन के अगेंस्ट में भारत की जो एक उभरती सामरिक शक्ति को जो पहचान दी जा रही थी, उससे अभी जो ये चाइना से होके वापस गए हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये चीन की सेंसिबिलिटी को भी कैटर कर रहे हैं। देखिए सज्जन जी, हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, तब हमने ये डिस्कशन किया भी था कि ये जो डील हो भी रही है, इस डील के पीछे भी कहीं ना कहीं चीन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा है, और कहीं ना कहीं चीन को खुश करने की भी यहाँ पर कोशिश की गई है, और शायद उसी का नतीजा के क्वाड को थोड़ा कमजोर करने की बात हो रही है। लेकिन एक बात मान के चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका रास्ता पहले निकाल लिया। तभी तो आप देख रहे हैं कि यूरोप के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, और लगातार जो एग्रीमेंट्स हुए जा रहे हैं अलग अलग देशों के साथ, वो सीधा एक आईना दिखाया जा रहा है अमेरिका को कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो हमारे साथ हैं, जिनके साथ हम मिलकर आगे बढ़ेंगे, हमें कोई रोक तो सकता नहीं है।